दी प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। तो बिहार में मंत्रिमंडल फेरबदल के बाद अब नीतीश कुमार की जो अगली नज़र है वो केंद्रीय मंत्रिमंडल पर है और नीतीश कुमार इसके लिए प्रधानमंत्री से मिलेंगे और बातचीत करेंगे कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो फेरबदल हो उसमें जेडीयू का रिप्रेजेंटेशन प्रतिनिधित्व कैसा हो। लेकिन जो कल का फेरबदल हुआ है उससे हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार बीजेपी पर भारी पड़े हैं या बीजेपी नीतीश कुमार पर भारी पड़ी है, क्योंकि इससे ही संकेत कहीं ना कहीं निकलेगा कि आने वाले सालों में बिहार की राजनीति किस डायरेक्शन में जाएगी। शहनवाज हुसैन का जाना, वहाँ पर कैबिनेट मिनिस्टर बनना और साथ ही जेडीयू ने भी शहनवाज के समानांतर एक मुस्लिम कैंडिडेट को मंत्रिमंडल में लिया। साथ ही जेडीयू ने यानी कि नीतीश कुमार ने बीजेपी को वो सारे डिपार्टमेंट नहीं दिए जो बीजेपी चाहती थी, यानी कि पुराने फार्मूले के तहत ही बीजेपी के पास जो डिपार्टमेंट थे उन्हें डिपार्टमेंट को दिया गया है। तो नंबर ऑफ मिनिस्टर बीजेपी के पास ज़्यादा होने के बावजूद बीजेपी का जो मंत्रिमंडल में जो क्लाउड है, जिसको कहते हैं फाइनेंशियल क्लाउड, वो जेडीयू के बराबर नहीं है। तो कुल मिलाकर किसकी जीत हुई और किसकी हार हुई, तो प्योर पॉलिटिक्स में बात बिहार की राजनीति की। सबसे पहले बात करते हैं शहनवाज हुसैन की, क्योंकि शहनवाज हुसैन को लेकर ढेर सारी थ्योरी, ढेर सारी कहानियाँ एक तरह से मीडिया में चली और जिसमें कई सारे लोगों ने ये भी कहा कि चूँकि शहनवाज हुसैन दिल्ली में एक सेंटिंग पोस्टिंग में थे, वो लगातार पिछले 6 साल से नरेंद्र मोदी के 2014 में सत्ता में आने के बाद भी उनको कोई पद नहीं दिया गया, यहाँ तक कि राज्यसभा की मेंबरशिप जो थी वो भी उन्हें नहीं मिली और उनके कई सारे जूनियर, जिसमें कि ढेर सारे ऐसे लोग हैं जो नए नए लोग आए, उनको राज्यसभा की मेंबरशिप दे दी गई, जिसमें अनिल जैन से लेकर सुधांशु त्रिवेदी, ऐसे ढेर सारे लोग हैं जिनको कि राज्यसभा की मेंबरशिप मिली। लेकिन कैबिनेट पोर्टफोलियो और कैबिनेट मिनिस्टर होने के बाद भी, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री रहने के बाद भी उनको कोई सम्मानजनक प्लेसमेंट नहीं मिली 6 साल तक। तो आखिर अब क्या जरूरत आन पड़ी कि अमित शाह को शहनवाज हुसैन को एक तरह से प्लेसेट करने के लिए, यानी कि उन्हें कंसिडरेट और उनकी प्लेसमेंट करने के लिए उन्हें बिहार भेजना पड़ा। वैसे तो सब लोग मानते हैं कि अमित शाह चाणक्य हैं और जब अमित शाह कोई भी फैसला लेते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई राजनीतिक वजह होती है। तो इसलिए शहनवाज हुसैन को जब दिल्ली से पटना भेजा गया तो उसके पीछे की राजनीतिक वजह है। वो राजनीतिक वजह क्या है? पहली जो वजह है कि बीजेपी एक तरह से आने वाले सालों में वो नंबर 1 पार्टी के रूप में अपने को एस्टैब्लिश करना चाहती है। तो जेडीयू का जो मुस्लिम वोट बैंक है, जो कि सीमांचल के इलाके में है, बीजेपी उस वोट बैंक को टारगेट करना चाहती है। और चूंकि शहनवाज हुसैन वहाँ से लोकसभा के सांसद भी रह चुके हैं, किशनगंज से पहली बार अब जब वो जीते थे तो वाजपेयी सरकार में मंत्री बने थे, तो उस इलाके में अपने डोमिनेंस को और जेडीयू का जो इन्फ्लुएंस है उसको वो कम करना चाहती है। दूसरा जो मैसेज बीजेपी या अमित शाह ने इस स्ट्रैटेजी के तहत दी कि किशनगंज और सीमांचल का जो इलाका है वो पश्चिम बंगाल से लगता हुआ इलाका है और पश्चिम बंगाल में 29% माइनॉरिटी वोट हैं, यानी कि वो एक डिसिसिव फैक्टर है पश्चिम बंगाल के चुनाव में। तो पश्चिम बंगाल के माइनॉरिटी को मैसेज भेजने के लिए, वहाँ के मुसलमानों को उस मैसेज या कहें कि उनमें कन्फ्यूज़न क्रिएट करने के लिए भी शहनवाज हुसैन को दिल्ली से पटना भेजा गया है, ताकि वो जो पश्चिम बंगाल के लगे हुए ज़िले हैं, सिलीगुड़ी के आसपास के ज़िले हैं, वहाँ पर कहीं ना कहीं वो कैंपेन करके वहाँ की एक जो माइनॉरिटी वोट बैंक है उसको इन्फ्लुएंस कर सके। और इसलिए मंत्री बनने के पहले ही शहनवाज हुसैन कैलाश विजयवर्गीय से मुलाकात कर चुके थे। वो पश्चिम बंगाल और दिल्ली में जाकर उन्होंने उन रणनीतियों पे चर्चा की थी। तो अमित शाह ने जो शहनवाज हुसैन की डिप्लॉयमेंट बिहार में की है वो कोई उन्हें एक तरह से प्लेस करने के लिए नहीं, बल्कि एक सोची समझी स्ट्रैटेजी के तहत शहनवाज हुसैन को बिहार भेजा गया है। और आप सब जानते हैं कि बिहार में जो इस समय 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, रेणु देवी और तारकिशोर प्रसाद, वो उस तरह से बीजेपी के चेहरे नहीं हैं। और चूंकि जब कैबिनेट में शहनवाज हुसैन रहेंगे तो निश्चित रूप से जैसा कि सुशील मोदी एक तरह से बीजेपी के फेस हुआ करते थे, वैसे ही तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी के मुकाबले शहनवाज हुसैन एक तरह से बीजेपी के चेहरे रहेंगे और कहीं ना कहीं वो उस स्ट्रैटेजी का, उस रणनीति का हिस्सा है। अब आते हैं शहनवाज हुसैन के अलावा जो एक तरह से ये माना जा रहा था कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं जो बीजेपी असर्ट कर रही है और बीजेपी नंबर ऑफ मिनिस्ट्री ज़्यादा मांग रही है, तो एक तरह से बीजेपी की जो मिनिस्ट्री है, इस समय कैबिनेट में 16 मिनिस्टर बीजेपी के हैं,
12 मिनिस्टर जेडीयू के हैं, तो उस मुकाबले बीजेपी बढ़त पे है। लेकिन नीतीश ने इसमें एक बड़ी स्मार्टनेस दिखाते हुए जब दिल्ली में ये डायलॉग चल रहा था तो उन्होंने अपने जो आरसीपी हैं, जो उनके सबसे खास लेफ्टिनेंट हैं, उनके जरिए बीजेपी को ये मैसेज भिजवाया, चूंकि हम लोग की जो पार्टनरशिप है, जो गठबंधन है, वो बहुत पुराना है और जिस तरह से हम लोगों ने लोकसभा में इक्वल पार्टनरशिप यानी कि 17 सीटों पर बीजेपी लड़ी थी, 17 सीटों पर जेडीयू लड़ी थी, तो उसी तरह से जो हमारी पुरानी पार्टनरशिप है यानी कि बीजेपी के पास जो पहले पोर्टफोलियो थे वो बीजेपी को मिलेंगे और जेडीयू के पास जो पोर्टफोलियो रहे हैं वो जेडीयू के पास रहेंगे। और वैसी स्थिति में अगर आप देखें कि नंबर ऑफ पोर्टफोलियो बीजेपी के बढ़ गए हैं, लेकिन अगर आप उसका देखें कि बजट, चूंकि किसी भी राज्य में और किसी भी पोर्टफोलियो का जो वेटेज है, जो उसका महत्व है, वो बजट के हिसाब से मापा जाता है। अगर किसी पोर्टफोलियो का बजट 700 करोड़ है और किसी पोर्टफोलियो का बजट 15,000 करोड़ है, तो निश्चित रूप से जो 15,000 करोड़ का मंत्रिमंडल या फिर जो पोर्टफोलियो होगा वो भारी माना जाएगा। तो अगर नीतीश कुमार के जो कोटे में मंत्रिमंडल के जो पद आए हैं, जिन पदों पर नीतीश कुमार यानी कि जेडीयू के मंत्री अपॉइंट किए गए हैं, उनका अगर आप पूरा ब्रेकअप देखें, उनका फाइनेंशियल ब्रेकअप देखें, वो तकरीबन 1 लाख करोड़ बैठता है। जबकि अगर बीजेपी के मिनिस्टर जो 16 मिनिस्टर, कुल मिलाकर जो 16 मिनिस्टर हैं, उन सबके फाइनेंशियल ब्रेकअप को देखें तो वो तकरीबन 60-62 हज़ार करोड़ का बैठता है। यानी कि जेडीयू बीजेपी पर भारी पड़ी है, बनिस्बत मंत्री ज़्यादा होने के बावजूद जेडीयू का अपर हैंड है, और जिसमें कि इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो होम मिनिस्ट्री, पंचायती राज और ऐसे ढेर सारे पोर्टफोलियो हैं जो जेडीयू के पास हैं, जिसका बजट ज़्यादा है बीजेपी के पोर्टफोलियो के मुकाबले। मसलन उदाहरण के तौर पर ले लेते हैं शहनवाज हुसैन, जो कि उनको लेकर काफ़ी हाइप है, उन्हें इंडस्ट्री पोर्टफोलियो दिया गया है, लेकिन इंडस्ट्री पोर्टफोलियो का पूरा बजट ही 700-800 करोड़ का है। और अगर उसके मुकाबले जेडीयू के किसी दूसरे पोर्टफोलियो को देखेंगे तो 15,000 करोड़ का बजट है। तो इसलिए, और खास करके बिहार में कोई इंडस्ट्री भी नहीं है, अगर उसी इंडस्ट्री पोर्टफोलियो की तुलना आप अगर कर्नाटक, महाराष्ट्र जैसे राज्यों से करें, तमिलनाडु से करें, जो कि जहाँ पे ढेर सारी इंडस्ट्री है, तो वो पोर्टफोलियो काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। लेकिन बिहार जैसे राज्य में जहाँ पे कोई भी इंडस्ट्री नहीं है, वहाँ पे इंडस्ट्री मिनिस्टर का बनाया जाना और उस पोर्टफोलियो का दिया जाना कोई बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं रखता है। वैसे ही अगर आप देखें कि जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर रेणु देवी हैं, रेणु देवी को जो पोर्टफोलियो दिया गया है वो डिजास्टर मैनेजमेंट का पोर्टफोलियो है। डिजास्टर मैनेजमेंट के पोर्टफोलियो का जो टोटल बजट है वो बहुत कम है बनिस्बत जेडीयू के दूसरे मंत्रियों के पोर्टफोलियो के और उनके बजट के बराबर। तो एक तरह से जेडीयू ने इसमें बड़ी स्मार्टनेस दिखाते हुए ये सब कहे जाने के बावजूद भी कि बीजेपी असर्टिव है, नीतीश ने जो अपनी चालें चली है वो बहुत सधी हुई चालें चली हैं। अब सवाल है कास्ट बैलेंस का। अगर कास्ट बैलेंस की बात देखा जाए, कास्ट कॉम्बिनेशन को देखा जाए, तो बीजेपी ने पूरी कोशिश की है, क्योंकि बीजेपी ने ज़्यादातर युवा चेहरों को मौका दिया है। जो पुराने चेहरे थे उन सबको रिटायर कर दिया। नंदकिशोर यादव जो उस समय पहले रोड के मिनिस्टर थे, उनको पहले ही रिटायर किया जा चुका है। इसके अलावा जो पुराने मंत्रिमंडल से सिर्फ जो मंगल पांडे हैं वो इस मंत्रिमंडल में हैं, और ज़्यादातर नए चेहरों पर बीजेपी ने मौका दिया है। लेकिन चूंकि जेडीयू के कास्ट को बैलेंस करने के लिए इस मंत्रिमंडल में कई ऐसे लोग हैं, जैसे कि मुस्लिम कैंडिडेट के नाम पर न बीजेपी का कोई मुस्लिम कैंडिडेट चुनाव जीता न जेडीयू का, लेकिन 0 सीट होने के बाद भी 2 मुस्लिम मिनिस्टर इस कैबिनेट में बन गए हैं। चूंकि शहनवाज हुसैन को भेजा गया, जेडीयू ने उन्हें काउंटर करने के लिए बीएसपी से एक एमएलए को अपने पार्टी में मिला लिया और उनको मंत्री बना दिया गया। कुशवाहा फैक्टर चूंकि बिहार के चुनाव में और बिहार के कास्ट कॉम्बिनेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखता है, तो इसलिए कुशवाहा एमएलए की संख्या कम होने के बावजूद भी कुशवाहा मिनिस्टर जो हैं वो ज़्यादा बनाए गए हैं। आपको एक नज़र और इनके कास्ट कॉम्बिनेशन पे बताते हैं कि जो राजपूत हैं, राजपूत कुल मिलाकर 20 एमएलए हैं, उसमें से 5 मिनिस्टर बने हैं। यादव 13 एमएलए हैं, उनमें से 2 मिनिस्टर बने हैं। भूमिहार 14 एमएलए हैं, जिसमें से 2 मिनिस्टर बने हैं। कुशवाहा जबकि 7 ही एमएलए हैं, लेकिन उनमें से भूमिहार और यादव के बराबर 2 मिनिस्टर को बनाया गया है। उसी तरह से जो ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों की लॉटरी खुली है। ब्राह्मण 7 ही हैं, लेकिन उनके 3 मिनिस्टर बना दिए गए हैं। जो अति पिछड़ी जाति है 14 एमएलए जीते हैं, जिसमें से 5 को मिनिस्टर बनाया गया है। SC ST 22 एमएलए जीते हैं, उनमें से 5 को बनाया गया है। मुस्लिम पहले ही हम बात कर चुके हैं कि 0 एमएलए जीते हैं, लेकिन 2
को मंत्री बनाया गया। तो इसलिए बीजेपी ने जेडीयू के कास्ट को काउंटर करने के लिए जेडीयू की तरफ से कुशवाहा मंत्री बनाया गया, बीजेपी ने भी कुशवाहा मंत्री दिया है। जेडीयू ने एक एमएलए को, इंडिपेंडेंट एमएलए को, नरेंद्र सिंह के बेटे को जो राजपूत हैं उनको मिनिस्टर बनाया। तो बीजेपी ने जो सुशांत सिंह राजपूत थे उनके चचेरे भाई को मंत्री बना दिया। तो इस तरीके कास्ट को काउंटर करने के लिए भी बीजेपी ने ढेर सारी चालें चली हैं। लेकिन सवाल यह है कि आने वाले दिनों में जो फिलहाल ये जो फार्मूला है वो केंद्रीय कैबिनेट जब शेपअप लेगी और उसमें जेडीयू को क्या मंत्रिमंडल दिया जाता है और कितने लोगों को इंडक्ट किया जाता है, उससे बिहार की कहानी थोड़ी और साफ होगी। शंकर अनिमेश, द प्रिंट। लेकिन आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही अपने कमेंट्स, अपने रिएक्शन हमें लगातार भेजते रहें।